Welcome back, class, to our next lecture of chapter 10, that is optical instrument. And today's our topic of discussion is magnifying or resolving power of optical instruments. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और हम क्योंकि इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने लाइट की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है और जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमने स्टडी करना है वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। इसके लिए आप एक कन्वेक्स लेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज हम इस्तेमाल करेंगे। और स्कूल फ़िज़िक्स में आपने ये जाना होगा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा क्लियर देखने के लिए, बड़ा और क्लियर देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट या हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और 2f और 2f के दरमियान मौजूद है तो इसकी एक बहुत क्लियर और मैग्नीफाइड, या हम अभी चलो मैग्नीफाइड नहीं कहते, लेकिन क्लियर और रियल और इन्वर्टेड इमेज 2f से परे आपको मिलेगी। तो अब अगर हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहें कि इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या होगी, दैट इज़ वेरी सिंपल। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए लेंस is defined as it is the ratio between the image and size of the image और size of the object। आप सिंपली रेशो लें, जितना आपका इमेज बना है, या आप उस ऑब्जेक्ट का साइज़ लें, इमेज का साइज़ लें, उनका रेशो ले लें, तो आपके पास इस कॉन्वेक्स लेंस की जिसने ये इमेज बनाई है मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। सो द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नीफिकेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये सिंपल मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन। और अगर हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन पढ़ें तो उसके लिए हमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हमें साइज़ ऑफ द इमेज और साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट की बजाय हमें दो एंगल्स चाहिए होंगे। एक एंगल वो जो इमेज बना रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और एक एंगल ऑब्जेक्ट जो कि अनएडिड आई या नेकेड आई के साथ मौजूद है। तो अगर अब हम इन एंगल्स का रेशो लेंगे तो हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। देखें क्लास, यहाँ पर जो दो मैंने फिगर्स बनाई हैं ये सिर्फ आपको एंगल का कॉन्सेप्ट देने के लिए हैं। आपने देखा होगा, जैसे अभी हमने रिसेंट ही डिस्कस किया था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में, क्यों हम अपने ऑब्जेक्ट को अपनी आंख से दूर या पास रख सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे अगर आपका फिगर नंबर ए में देखें, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द आइज़। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है तो उसका एंगल भी बड़ा है और आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आएगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और उसका एंगल छोटा है तो यहाँ पे रेटिना पे, हमारी आइज़ के रेटिना पे, उसका इमेज भी बहुत स्मॉल नज़र आएगा। अब स्मॉल इमेज में आपको पता है कि क्लियर डिटेल किसी भी ऑब्जेक्ट की या क्लियर कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता। तो अगर हम नॉर्मली एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो इन्हीं एंगल्स की रेशो के बराबर होता है। द मैक्सिमम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाई द नेकेड आई इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमें एक ऑब्जेक्ट क्लियरली और बगैर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए, ग्लासेस या लेंसेज वगैरह को यूज़ किए बगैर कोई ऑब्जेक्ट अगर क्लियर नज़र आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या 25 सेंटीमीटर के फासले पर ही आ सकता है। अगर इससे कम आप फासला रखेंगे तो इमेज जो है वो हमें पता है कि वो क्लियर नज़र नहीं आएगी, ना ही डिटेल उसकी क्लियर होगी और ब्लर्ड होगी। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल्स subtended by the image as seen from the optical device to that subtended by the object of the unaided eye। अगर फॉर एग्जांपल थीटा आई आपके पास इमेज का एंगल है जो कि बन रहा है और थीटा ओ एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट है, दोनों का रेशो लेंगे, हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। ओके, इसके बाद जो इसी टॉपिक में तीसरी चीज़ है वो है ऑप्टिकल रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। देखिए, रिजॉल्विंग पावर, जैसा कि अगर हम इसका मीनिंग भी देखें तो रिजॉल्व करना, किसी भी चीज़ की डिटेल स्टडी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं।
तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ एबिलिटी टू रिवील द माइनोर डिटेल्स, कि कोई छोटी से छोटी डिटेल्स भी, कोई किसी आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए छोटी से छोटी डिटेल भी स्टडी कर सकते हैं, तो वो इसकी रिजॉल्विंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस ऑब्जेक्ट की, जिस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, आप उसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, थॉरोली और डीपली स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह ही किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर कम है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल तो हमें नहीं दिखा सकता ना, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर हम रिजॉल्विंग बहुत क्लियरली किसी चीज़ को देखना चाहते हैं या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं डिफ़ाइन करूं कि व्हाट इज़ दी ऑप्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ने अक्सर ये डिवाइसेस सुनी होंगी, माइक्रोस्कोप भी हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी की लैब में। आप लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थॉरली स्टडी करते हैं। तो क्लास ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि हर माइक्रोस्कोप की एक ख़ास रिजॉल्विंग पावर होती है, इसी तरह ही टेलीस्कोप की भी एक ख़ास रिजॉल्विंग पावर होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि व्हाट इज़ अ ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, तो इसके लिए अगर आप ये देखें कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, अगर वो हमें ये दिखाए कि हाउ क्लोज टुगेदर द 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी सो दैट दे आर स्टिल सीन बाय द 2 सेपरेट सोर्सेज, कि अगर 2 लाइट के सोर्सेज हैं, आप उसको देखना चाह रहे हैं किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो वो कौन सा एंगल होगा कि वो दोनों या कौन सा डिस्टेंस होगा जिनके ऊपर वो दोनों सोर्सेज जो हैं आपको अलग अलग से नज़र आएँ, अलग भी और सेपरेट भी और क्लियर भी नज़र आएँ, ये ना हो कि ब्लर आएँ। तो इसको हम, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमें ये दिखा पाए तो हम उसकी ऑप्टिकल रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप 2 पॉइंट सोर्सेज लेते हैं, वो बहुत क्लोज हैं, तो हमें पता है, देखिए आप 2 पॉइंट सोर्सेज हैं, 2 बल्ब हैं, पास पास लगे हुए हैं, आप उनके क्लोज हों या दूर हों, आप देखिएगा कि उनकी वो या तो ब्लर होते हैं, दूर जाके भी ब्लर हो जाते हैं, बहुत पास आके भी ब्लर हो जाते हैं, तो एक ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट पर ही वो हमें क्लियर और डिस्टिंक्ट नज़र आते हैं। तो दे विल अपीयर एज वन because the optical instrument makes a point source look like a small disk or spot of light with circular diffraction fringes। अगर दो सोर्सेज हैं, उनको आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखेंगे तो एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ पर आपको 2 नहीं बजाय 1 ही नज़र आएगा। तो रिजॉल्विंग पावर को, although the magnification can be made as large as one decides by choosing appropriate focal lengths, आप देखेंगे अभी हमने पीछे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है, और इसमें क्या हुआ है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाई हो गया, रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है बट मैग्नीफाइड भी है, बड़ी भी है। तो असल में ये है कि हम अपनी मैग्नीफिकेशन पावर को चेंज भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा, कितना, किस हद तक, एक लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अपने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो अगर अब आ जाते हैं रिजॉल्विंग पावर की तरफ कि हम इसको किन फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि अगर कोई रोशनी के 2 सोर्सेज को कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर दिखाए तो हम उसकी रिजॉल्विंग पावर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, R=1/अल्फ़ा मिनिमम, वेयर अल्फ़ा मिनिमम इज़ द एंगल, ये खास करके इसी मिनिमम एंगल पे डिपेंड करती है विच 2 पॉइंट सोर्सेज सबटेंस एट द इंस्ट्रूमेंट, सो दैट ये वो एंगल होगा जो दोनों सोर्स मिलकर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बनाएंगे, किस तरह से कि वो दोनों सेपरेट नज़र आएँ, तो दैट एंगल इज़ कॉल्ड अल्फ़ा मिनिमम। और ये किसके बराबर होगा? अल्फ़ा मिनिमम यूजली, ये एक फार्मूला है, इसका प्रूफ नहीं है for the simplicity of this topic that has not been included in the lecture। so अल्फ़ा मिनिमम जो है आप इसको डायरेक्टली याद कर लें, 1.22 लैम्डा ओवर डी के बराबर होता है। लैम्डा इज़ दी वेवलेंथ एंड डी इज़ द डायमीटर ऑफ द लेंथ। जो लेंथ आप इस्तेमाल करेंगे डी उसका डायमीटर होगा, और जो लाइट आप इस्तेमाल करेंगे वेवलेंथ लैम्डा उसकी होगी। अगर हमें डायमीटर ऑफ द लेंस दे दिया जाता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दी जाती है, तो आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं लास्ट इस टॉपिक का है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ
हाउ टू कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है अगर आपके पास, तो उसके लिए रिजॉल्विंग पावर जो लाइट यूज़ करेंगे लैम्डा डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1, मतलब डेल्टा लैम्डा के बराबर। अगर यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली λ1 और λ2 के इनमें बहुत मामूली फ़र्क होगा, तकरीबन ये आपस में बराबर होंगे, बट λ2 और माइनस λ1 जो दो लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं ये उनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो अब अगर हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ग्रेटिंग विद हाई रिजॉल्विंग पावर कैन डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ। तो मतलब या ग्रेटिंग की कोई भी ग्रेटिंग जो है वो हमें वेवलेंथ तक का भी डिफरेंस बता सकती है कि उसकी रिजॉल्विंग पावर क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। और उसके अलावा एक देयर इज़ अनदर फार्मूला टू कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड दैट सेज R इक्वल्स टू N क्रॉस M। ओके, अब यहाँ मैं बता दूँ नंबर ऑफ़ रूलिंग्स पर सेंटीमीटर। N जो है ये हमने कल डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा क्योंकि वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, बट N मैं बता देती हूँ कि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक प्लेट होती है जिसके थ्रू हम डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी करते हैं। उसके ऊपर हम किसी भी हार्ड मटेरियल से लाइंस बनाते हैं, स्लिट्स बनाते हैं, जिसको हम नंबर ऑफ़ लाइंस या नंबर ऑफ़ रूलिंग्स पर सेंटीमीटर कहते हैं। तो N उसको रिप्रेजेंट करता है और M ऑर्डर ऑफ द डाइफ्रैक्शन जो भी आप यूज़ करेंगे। तो इफ़ N इज़ द नंबर ऑफ़ रूलिंग्स ऑन द ग्रेटिंग इट कैन बी शोन दैट द रिजॉल्विंग पावर, तो ये फार्मूला हम प्रूव कर सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर mth ऑर्डर डाइफ्रैक्शन तक जाने के लिए हमें जो रिजॉल्विंग पावर चाहिए होगी वो N क्रॉस M के बराबर होगी। तो क्लास ये वाला टॉपिक भी हमारा यहीं पर ही एंड होता है।